हेलो दोस्तों। तो भाई, जैसा मैंने आपको बोला था कि हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वही तैयारी यहाँ चल रही है। सीरीज का नाम है पॉलिटी इन ब्लड। मीन्स इतना आपकी बॉडी में घुल जाएगी ये कि खून की जगह पॉलिटी बहेगा भाई। अब देखो, हम लोगों ने पॉलिटी की एक वीडियो मैंने डाल दी है, लेक्चर 1, जो कंप्लीट है। ठीक है, 3.5 घंटे की है लगभग लगभग। अब उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। ओके। उसके बाद सेकंड पार्ट मेरे पास बना हुआ रखा है, रिकॉर्डेड है। मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। ओके, तब तक आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके। तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? बात यहां पर देखो, बीच बीच में कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको पकड़ो, जहां से आप क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो। यहां बात आई है मातृत्व सहायता की। किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 41, 42 और 43 में दमन। ठीक है, तो दमन मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसमें 41 जो है, जो दमन है वो दशाओं से, 41 मातृत्व, 42 और निर्वाह योग मजदूरी 43। तो भाई अब मातृत्व सहायता कहां आ गई? 42 में। तो ऑप्शन तो हो गया 42। बट हमारा क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर क्या रहेगा कि हम लोग बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब 43 भी आ गया यहां पर, निर्वाह योग्य मजदूरी, ये भी हो गया। अब बात आती है 44 की। 44 में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब भाई समान नागरिक संहिता, मैंने एक चीज और बताई थी कि यार कौन सा पहला स्टेट है जिसने यूसीसी को लागू किया है? तो वो है यूके। एक स्टेट हमारा ऐसा है जहां स्टार्टिंग से ही, उसके बनने से ही यूसीसी लागू है, वो है गोवा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद एक कंफ्यूजन होता है आर्टिकल 45 में, 46 में और 47 में। अब देखो 47 की बात आ गई, उसमें तो मैंने आपको बताया था कि पोषण से याद रख लेना आप लोग, पोषण की बात है। ओके, 45 को आप याद रख सकते हो कि भाई ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। ठीक है, तो भाई जब 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, यहीं से ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई इसी से तो आर्टिकल 21A वो भी ऐड हुआ है, और इसी से ही फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक आर्टिकल लास्ट वाला एफ वो भी ऐड हुआ है। नहीं, एफ नहीं, ठीक है, जो 11वां आर्टिकल, 11वां जो पार्ट है उसका। ठीक है, आर्टिकल 51A के अंदर। ओके, वो ऐड हुआ है। तो भाई इसमें क्या है? इसमें है 6 से 14 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं उनकी चाइल्डहुड केयर और उनकी एजुकेशन को लेकर। तो क्या आर्टिकल 45 में भी 6 से 14 है? नहीं, इसमें है अर्ली चाइल्डहुड केयर, 0 से 6 ईयर्स की एज तक के बच्चों का और उनकी शिक्षा। जबकि देखो क्वेश्चन इससे भी आता है कि 6 से 14 वाले प्रोविजन किस में है और 0 से 6 वाला किस में है। तो 0 से 6 वाला तो हो गया आपके इसमें डीपीएसपी में, और बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में 6 से 14 है। तो आर्टिकल 45 यहां से हो जाएगा। आर्टिकल 46 में सेम यही चीज है कि एससी, एसटी और जो अदर वीकर सेक्शंस है उनके भाई उत्थान को लेकर, एजुकेशन को लेकर स्टेट जो है वो क्या प्रोविजंस लेकर आएगा, उसके लिए ये है। तो हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका। ओके, बाकी एक्स्ट्रा चीजें भी हम लोगों ने देख ली। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? बताओ। संसदीय, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, संसदीय प्रणाली, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन है। अमेरिका से क्या क्या है? अमेरिका से तो भाई हमने क्या क्या चीजें हो सकती है बताओ भाई। फंडामेंटल राइट्स हैं,
इनके प्रोविजंस हमारे अमेरिका से हैं, ठीक है। जुडिशरी वाली चीजें हैं, जो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है वो हो गया। रशिया और कनाडा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि रशियन क्रांति से हमें क्या मिला है और फ्रांसीसी क्रांति से हमें क्या मिला है। ओके, क्या बता सकते हो? यूएसएसआर वाली से न्याय वाली चीजें हुई, जस्टिस, ओके। और जो रशियन वाली से तो हो गई न्याय, और जो फ्रांसीसी है उससे क्या क्या है? उससे हमारी लाइबर्टी, ठीक है, और इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये हमारी फ्रांसीसी क्रांति से है। उसके बाद बचा कनाडा। कनाडा से क्या है बताइए भाई? कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से लिया है हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम देखते हैं ना कि हमारा जो केंद्र है वो राज्यों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट्स, ठीक है। और फिर हमने यहीं से लिया है रेसिडरी पावर। रेसिडरी पावर बोले तो अवशिष्ट शक्तियां, ये प्रोविजन भी हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास रहेंगी, ओके। अमेरिका से हमने, मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, और ये जुडिशरी वाली सिस्टम होगी, ठीक है। इम्पीचमेंट, प्रेम्बल आप देख सकते हो, जो हमारे उद्देशिका है। इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति जी को इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। आप वाइस प्रेसिडेंट वाला ऑफिस जो है वो वहां से देख सकते हो, ठीक है। ब्रिटेन से आपको पता चली गया भाई, संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन में तो, ओके। रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप हो गई। ये सारी चीजें हमारी कहां से है? ब्रिटेन से, ओके। चलिए आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का विचार देता है। बताओ भाई, बताओ बताओ। तो 39A मैंने आपको उस टाइम इंडिकेट किया था कि याई ये जो है ये कैपिटल ए है, नॉट स्मॉल ए, ठीक है। ये नहीं है, ये है। तो 39A के अंदर क्या है? समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। इसी में मैंने आपको बताया था कि नालसा की बातें हैं, ठीक है ना, ओके। अब देखो, ये कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ठीक है, कुछ दशाओं में ये 41 से रिलेटेड हो गया। काम की उचित मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान, ये बताओ, ठीक है, मानवीय दशाएं, ओके। और श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य, ये 43 वाला हो गया, समझ गए? तो बड़े फिर आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें है कि निम्न में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अपनाया है? बताओ भाई। तो ये है हमारा साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका से हमने जब ये चीजें देख ली हैं तो और भी चीजें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर तो हो गया, प्लस और क्या क्या हो सकता है? और हो सकता है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है। देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि राज्यसभा के सदस्य दो तरह से आते हैं, एक तो नॉमिनेटेड होते हैं और एक इलेक्टेड होते हैं। तो इलेक्टेड वाली प्रोसीजर हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से, और जो नॉमिनेशन वाली है वो कहां से? बताओ भाई, है कि जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, तो ये है हमारी आयरलैंड से मनोनीत राज्यसभा सदस्य, ठीक है। तो ये हमारा आयरलैंड से। आयरलैंड से और भी क्या चीजें हैं? डीपीएसपी हो गई, मनोनीत राज्यसभा सदस्य मैंने बता दिया, और
प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साहब का जो इलेक्शन होता है उसकी प्रक्रिया, मेथड। अमेरिका से तो हम लोगों ने कर लिया पहले ही, फ्रांस से भी हमने देख लिया था पहले ही। ओके, फ्रांस वाली चीजें हमने देख ली थी, फ्रेंच की यहाँ से रिपब्लिक, रिपब्लिक वाली बात तो है, जो गणतंत्रात्मक वाली बात है, ठीक है। और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो अपना ये भी हो गया। उसके बाद कुछ और है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्न में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? तो किन के द्वारा मजबूती प्रदान की गई, बताओ बताओ भाई, किन दो अनुच्छेदों के थ्रू मिल रही है? देखो यार, ये मिलेगी आपको 27 और 28 के थ्रू, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं आर्टिकल्स में ये देखो, आर्टिकल 25 से 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, मानने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद 26 में ये भी है कि भाई आप जो टैक्स फ्री वगैरह चीज़ें हैं, 27 में भी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि जो जो धर्म के नाम पर जो पैसा वगैरह है, ठीक है, उसको आप अदर काम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपना टैक्स बचाने के लिए चैरिटी, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर में दान जैसी चीज़ें करते हैं ताकि उनके पैसे पर टैक्स ना लगे, बच जाए, ठीक है, आपने देखा होगा। 28 में ये है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, जो जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल का नाम किसी क्रिश्चियन के नाम पर रखा होगा, ठीक है, कभी जैन स्कूल, इस तरीके से। तो वो क्या है, एनजीओ वगैरह, मतलब वहीं के जो लोग होते हैं, जैन वगैरह लोग हो गए, क्रिश्चियन लोग हो गए, तो वो खुद के पैसे से उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे वो अपना धर्म जाली चीजें जो हैं वो फॉलो करा सकते हैं, तो वो चीजें हैं भाई, ठीक है। तो मजबूती प्रदान की गई है आर्टिकल 27 और 28 से। ओके, 29 वाले में तो भाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है कि उनके किसी भी स्कूल या कॉलेज में उनको माइनॉरिटी के आधार पर रोका नहीं जाएगा एडमिशन से। अपनी संस्कृति, भाषा, वो बचाए रखने का अधिकार है। वो किस में है? वो इसी में 29 में। 30 में वो अपने खुद के इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, वो उसमें है, ठीक है। 26 28 ये तो होगा। बाकी बचा 24। 24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में क्या है, बताओ भाई, है आर्टिकल 24 में क्या है? बताओ क्या हो सकता है? 23 का तो आपको पता है कि भाई वो मानवीय दुर्व्यवहार, बलात्सर्म जैसी चीजें हो सकती हैं। बट 24 में क्या है? मेन चीज ये है। 24 में मैंने आपको क्या बताया था? इसमें बताया था खतरनाक जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को नहीं लिया जाएगा भाई। और उसमें मैंने आपको बताया पटाखा इंडस्ट्री, हैजर्डस इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 भी है। 23 में तो आपको भाई बलात्सर्म और मानवीय दुर्व्यवहार वाली चीजें हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाई ये है आपका 7 करोड़ का सवाल। ये भी नहीं हो पाया ना आपसे, तो फिर आपका बेकार है पढ़ना। बताओ, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है और ये चीज तो हम तो कई बार कर चुके हैं। किसमें? आर्टिकल 51A। पार्ट कौन सा? पार्ट 4A, ठीक है। और बाकी भाई आर्टिकल 50B, 55D, 44C, ये भाई थोड़ा वैसे घुमाने फिराने के लिए, आपको बताने के लिए। ओके, आर्टिकल 55 वाले में मैंने आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रोविजंस बताए थे। 50 में आपको क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ये चीज है। 44 में आपको यूसीसी की बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो क्या इसमें कुछ हार्ड है? नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। ओके, मौलिक कर्तव्यों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1976।
और कुछ चीज़ अगर देखनी है तो कितने आर्टिकल ऐड किए गए थे 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन से, नहीं मतलब कितनी मतलब प्रोविजंस थे फंडामेंटल ड्यूटीज के, कर्तव्यों के, वो थे 10। और अगर मैं ये कहूँ कि जो स्वर्ण सिंह समिति जिन्होंने सिफारिश की थी उन्होंने कितने बताए थे, 8। और जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उससे एक और ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। ओके चलिए आगे बढ़ते। ये रहा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, अरे भाई साहब, पर देखो मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया, अच्छा, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया, ओके, और जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया। बताओ भाई किसने निर्देश दिया? देखो यार, आर्टिकल 38 के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, आर्टिकल 38 ए और आर्टिकल 38 बी। तो आर्टिकल 38 बी, इसमें ये चीजें दी हुई हैं कि राज्य को आय, स्थिति और सुविधा अवसरों में असमानता को कम किया जाएगा। मैंने वहां पर एक चीज और बताई थी कि जो आर्टिकल 38 बी का असमानताओं को कम करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेटर देन प्रेम्बल है, क्योंकि प्रेम्बल में सिर्फ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज की बात है, ठीक है, बल्कि यहां पर आय भी है, स्थिति है, सुविधा है, अवसर है, कई सारी चीजें हैं। तो ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। समझ गए? ठीक है, ओके, तो ये चीजें यहां हैं। और फिर हमने 38A में क्या है, क्या आप ये बता सकते हो कि भाई हमारे 38A के अंदर क्या चीजें दी, बताइए भाई। 38A में हमारे वेलफेयर ऑफ पीपल की बात है, वेलफेयर ऑफ पीपल को बढ़ावा देना, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 42-43 आप कर चुके, मातृत्व और निर्वाह आयोग, 40 में ग्राम पंचायत है, एजी है, एजी है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर, इसमें है कि निम्न में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है, बताओ भाई। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है कि हमारे यहाँ संसदीय प्रकार की सरकार है, जिसमें क्या चीज होती है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार होती है विधायिका की, ठीक है, लेजिस्लेचर, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पर क्या है, जो विधायिका है वही कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका है वही विधायिका है, ठीक है। अगर वो पार्लियामेंट में बैठी है तो विधायिका है, उससे बाहर है तो कार्यपालिका है, कि जो विधायिका में हाँ संसद में बैठकर जो कानून बनाए हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करेगी बाहर आके, एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट जो है। तो यहाँ क्या इसको सही व्यवस्थित करता है कि संसदीय प्रणाली को, कि जो विधायिका है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, तो यही चीज है इसमें कि उनके बीच सामंजस्य बिठाना है, ठीक है, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो रेस्पॉन्सिबल टू विधायिका, ठीक है। ओके चलिए इतना ही करते हैं हम लोग, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आगे शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ओके।